दुनिया भर के जंगलों में अच्छे मौसम के समय खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे मौसम और स्थितियां बदलती हैं, कई जीवों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जगह बदलो या मरो। कुछ रहस्यमय कुदरती इशारे मिलने के बाद वो अपना लंबा और पुराना मुश्किल सफर शुरू करते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। कुछ जीवों के लिए ये पहला सफर है और कुछ के लिए आखिरी होगा। ये सफर बहुत लंबा है और हर एक कदम पर खतरा है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ते रहना है। कुछ जीव महासागर में यात्रा करेंगे, कुछ आसमान में उड़ान भरेंगे या घास के विशाल मैदानों में भगदड़ मचाएंगे। ये दुनिया की सबसे शानदार घटनाओं में से कुछ हैं। इन्हें कहते हैं ग्रेट माइग्रेशंस। तंजानिया में सेरेंगेटी के घास के मैदानों में बदलाव दिखाई देना शुरू हो गया है। यहां ज़ेब्रा के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं। बारिश का छोटा मौसम खत्म हो गया, घास सूखने लगी और हरी घास की तलाश में लगभग 2.5 लाख ज़ेब्रा उत्तर की ओर चल पड़े। ये पहला मौका है जब ये बच्चा 1000 किलोमीटर की माइग्रेशन का हिस्सा बना है। इसकी मां झुंड में सबसे छोटी है और रास्ते में परिवार के बाकी सदस्य इसकी मदद करेंगे। इसका पिता झुंड का मुखिया है, जो पीछे चलकर सबकी रक्षा करता है। ये अपने परिवार को सुरक्षित रखता है और उसकी फीमेल ज़ीब्रास पर नजर रखने वाले मेल ज़ीब्रा से मुकाबला करके उन्हें भगाता है। ये विल्डेबीस्ट माइग्रेशन में आगे चल रहे ग्रुप में शामिल हो गए। हर्बीवोर्स की इतनी ज्यादा संख्या देखकर शिकारी उनका पीछा करते हैं। इनकी भारी संख्या अभी तो इन्हें फायदा पहुंचा रही है। वो आसानी से शिकार करते हैं। शिकारियों और नदी को पार करते कई विल्डेबीस्ट मारे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जानवर जान बचाने में कामयाब रहते हैं। ग्रोमेटी इलाके में कुछ दिन बिताने के बाद झुंड बारिश और ताजा घास का पीछा करते हुए दोबारा आगे बढ़ने लगता है। हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के साथ एक और बड़ी माइग्रेशन के हालात बन रहे हैं। कोल्ड वाटर करंट्स ऊपर ईस्ट कोस्ट की तरफ आती हैं। इससे दुनिया में सबसे आकर्षक प्राकृतिक घटनाओं में से एक की शुरुआत होती है। वो है द सार्डीन रन। लाखों करोड़ों छोटी सिल्वरी फिश अपने गर्मियों के घर को छोड़कर कोस्ट की तरफ जा रही करंट्स को फॉलो करती हैं। ये सभी छोटी मछलियां इकट्ठी होकर साथ साथ चलती हैं। सार्डीन खाने वाले शिकारियों के लिए ये एक आसान दावत है। ऊपर से मछलियों का ये विशाल दल समुद्र की सतह पर फैली तेल की परत जैसा दिखता है। हवा से आने वाले शिकारियों के लिए यह आसान भोजन है और केप गैनेट्स सार्डीन्स का शिकार करने में माहिर हैं। शार्क्स साइलेंट सबमरीन्स की तरह गहरे पानी से ऊपर आती हैं। अब सार्डीन्स शार्क्स और केप गैनेट्स के बीच फंस गई हैं।
फिर डॉल्फिन्स दावत में भाग लेने के लिए आती हैं। डॉल्फिन्स शिकार करने के मामले में सबसे हुनरमंद हैं। वो कुछ सार्डीन्स को अलग करती हैं, जिसे बॉल बेट कहा जाता है। फिर डॉल्फिन्स खास तरीके से बॉल बेट के इर्द गिर्द तैरती हैं, जिससे सार्डीन्स का गोला तंग होता जाता है और उन्हें खाने में आसानी रहती है। कई बार छोटी मछलियां नीचे से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन डॉल्फिन्स उन्हें देख लेती हैं। वो बबल्स निकालती हैं, जिससे सार्डीन्स दोबारा बॉल में आ जाती हैं। फिर हर तरफ से हमला होता है। सार्डीन्स को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। आखिर में बॉल बेट के अंदर मौजूद हजारों सार्डीन्स में से बस कुछ के कंकाल बचते हैं। अब यहां दावत खत्म हो गई है, लेकिन कोस्ट पर लाखों करोड़ों सार्डीन्स तैर रही हैं। शार्क्स, डॉल्फिन्स और गनेट्स कई हफ्तों तक सार्डीन्स को खाएंगी। कई बार सार्डीन्स के दल 5 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैले होते हैं। कोई नहीं जानता कि हर साल ये फिश रन क्यों होता है। फिर एक दिन हमले में बची सब सार्डीन्स चली गईं। वो किनारे से दूर तैरते हुए समुद्र की गहराई में पहुंच गई और शायद ये डीप ओशन करंट्स को फॉलो करते हुए वापस अफ्रीका की सदर्न टिप के पानी में पहुंच जाएंगी। टांजानिया के उत्तरी हिस्से में मौजूद नेट्रन झील पर हो रहे पिंक डांसेस ने इसमें नया रंग भर दिया है। पानी का खारापन ऐसे पौधों और जानवरों की प्रजातियों को इस तरह की झीलों से दूर रखता है जो तेजी से बदलते खारेपन, तेज गर्मी और कम बारिश को झेल नहीं पाते। लेकिन फ्लेमिंगोस की बात कुछ और है। पूरे पूर्वी अफ्रीका में सबसे ज्यादा फ्लेमिंगोस नेट्रॉन झील में रहते हैं। अफ्रीका में 2 तरह के फ्लेमिंगोस पाए जाते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो। यहां दोनों को देखा जा सकता है। इन झीलों में ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो फ्लेमिंगोस का पसंदीदा भोजन है। वो अपनी खास तरह से डिजाइन्ड अपसाइड डाउन बीक से एल्गी को फिल्टर करके खाते हैं। अपने नाम से उलट लेसर फ्लेमिंगोस की संख्या ग्रेटर फ्लेमिंगोस से ज्यादा है। मतलब 100 लेसर फ्लेमिंगोस के मुकाबले सिर्फ 1 ग्रेटर फ्लेमिंगो है। गर्मियों में बरसात के मौसम के बाद दोनों प्रजातियों को भोजन और पानी की कमी नहीं रहती, इसलिए दोनों के लिए खास स्थिति पैदा होती है। पूर्वी अफ्रीका में नेट्रॉन झील लेसर फ्लेमिंगो के लिए इकलौती ब्रीडिंग साइट है। ग्रेटर फ्लेमिंगो की पसंदीदा ब्रीडिंग साइट्स सदर्न अफ्रीका के मकगाडी पैन और इटोशा पैन में हैं। लेकिन ये दोनों प्रजातियां कभी अलग थलग नहीं रहती।
दोनों प्रजातियां पैन्स में माइग्रेट करती रहती हैं। ये हजारों किलोमीटर का सफर ज्यादातर रात में करती हैं और ये अधिकतर उड़ती रहती हैं। पूर्वी अफ्रीका में दिन के तापमान का 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना आम बात है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। फ्लेमिंगोज जानते हैं कि जल्द ही पानी कम हो जाएगा। फैसला ले लिया गया। फ्लेमिंगोज खाने की तलाश में मखाडी-गाडी पैन पहुंच गए हैं। यहीं पर ग्रेटर फ्लेमिंगोज का ब्रीडिंग सीजन शुरू हो सकता है। दक्षिण में लंबी यात्रा करके पहुंचने के बाद अब फ्लेमिंगोज को अपने बच्चों को पालने के लिए सब कुछ जल्दी करना होगा। हर दिन ज्यादा गर्म होता जा रहा है और पैन्स में पानी घट रहा है। 6 दिन की उम्र में घोंसला छोड़ने के बाद चूजे अब इकट्ठे रहते हैं और अपने माता पिता के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। माता पिता पर बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी तब तक रहती है जब तक वो उड़ न सकें। फ्लेमिंगो ब्रीडिंग पेयर्स को बच्चों से और दूर जाना होगा ताकि लगातार कम हो रहे पानी से खाना इकट्ठा कर सकें। वापस आने पर वो हजारों के बीच अपने चूजों की आवाज को पहचानकर उनका पता लगाते हैं। समय तेजी से बीत रहा है। अगर पैन्स के पूरी तरह से सूखने से पहले युवा फ्लेमिंगोज ने उड़ना शुरू नहीं किया तो झुंड उन्हें छोड़कर चला जाएगा और उन्हें जान गंवानी पड़ेगी। जो दूसरों के मुकाबले बाद में पैदा हुए, उनके लिए पैन बहुत जल्दी सूख गया। आखिरकार फ्लेमिंगोज पैन छोड़ गए। वो सिर्फ तभी वापस आएंगे जब पैन पानी से दोबारा भरा होगा। मखाडी-गाडी में पानी और जिंदगी के महान चमत्कार का एकमात्र सबूत सूखी मिट्टी पर बने फ्लेमिंगोज के पैरों के निशान का एक नेटवर्क है और कुछ गिद्ध उन मरे हुए चूजों को खा रहे हैं जो समय पर नहीं उड़े। कई जीव भोजन की तलाश में बड़ी संख्या में माइग्रेट करते हैं। कुछ को अकेले घूमना पड़ता है। ये सदर्न अफ्रीका का पूर्वी किनारा है। ये चमकती हुई साफ दुनिया है। इस साफ और गर्म पानी में बड़े जीव आते हैं। व्हेल शार्क्स इन रीफ्स में एक साए की तरह आती हैं। इनके जॉज 1 मीटर चौड़े और लंबाई 18 मीटर से ज्यादा हो सकती है।
वो अकेले ही दावत के लिए नहीं आती। मैंटा रे भी पानी की दुनिया में अपने 7 मीटर फैले पंखों पर उड़ती हुई यहां पहुंची है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेस है। ये विशाल जीव शार्क्स और स्टिंगरेज की रिश्तेदार हैं। हर एक जीव एक जटिल जाल के जरिए एक दूसरे से जुड़ा है। समंदर को सेहतमंद रखने के लिए सभी सिस्टम में खास भूमिका निभाते हैं। इस व्हेल शार्क के लिए ऐसी रीफ्स पूरी जिंदगी महासागरों की यात्रा के दौरान आया एक पड़ाव मात्र है। इसका वजन लगभग 60 टन हो सकता है। व्हेल शार्क सभी शार्क से बड़ी हैं और रोज 20 किलोग्राम से ज्यादा भोजन निगल जाती हैं। व्हेल शार्क्स के जॉज में 350 दांत हो सकते हैं। ये दुनिया की 3 फिल्टर फीडिंग शार्क्स में से एक है। इनके दांत छोटे होते हैं जो इस विशाल जीव को पूरी तरह से सुरक्षित बनाते हैं। जैसे ही व्हेल शार्क अपना विशाल मुंह खोलती है, हर घंटे 6000 लीटर सी वाटर उनके गिल से गुजरता है, जिससे पानी में मिले माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन फिल्टर होकर उनका पेट भरते हैं। उनका मुंह कितना भी बड़ा हो, लेकिन उनका गला सिर्फ $1 के कॉइन के बराबर होता है। व्हेल शार्क्स अपनी समुद्री यात्रा जारी रखती हैं। रास्ते में हिचहाइकर्स उनका फायदा उठाते हैं। रेमोरा फिश के फ्रंट डॉर्सल फिन्स सक्शन कप्स जैसे हैं। इस ऑर्गन की वजह से रेमोरा फिश गुजर रही शार्क के पेट के साथ चिपक सकती है। यह खास रिश्ता रेमोरा को सुरक्षा प्रदान करता है और वो दुनिया की सबसे बड़ी शार्क के साथ समंदर में आराम से रहती है। रेमोरास शार्क की स्किन से लगे पैरासाइट्स को साफ करती है। इन 2 अलग अलग प्रजातियों के बीच के रिश्ते के बारे में काफी जानकारी है, लेकिन मेल और फीमेल शार्क्स के बारे में अभी तक बहुत कम समझा गया है। जैसे कि ये किस तरह मेटिंग करती हैं या बच्चों को कहां पैदा करती हैं, ये रहस्य आज तक कायम है। हम ये जानते हैं कि उनकी आबादी पर इंसान की वजह से बुरा असर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा मछली पकड़ना और बोट से लगी चोटें इसकी जिम्मेदार हैं। सिर्फ व्हेल शार्क्स पर ही नहीं, बल्कि समंदर की हर प्रजाति पर इंसान का असर पड़ रहा है। एक जीव जो 100 से ज्यादा साल तक जिंदा रह सकता है और जिसके पूर्वज जुरासिक पीरियड से महासागरों में तैर चुके हैं, अब जिंदा रहने के लिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इंसान। इन खूबसूरत और लाजवाब शार्क्स के कुछ रहस्य अब भी बने हुए हैं। अब ये पहले से ज्यादा जरूरी है कि हम इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि ये विशाल महासागर में अपनी प्राचीन यात्रा को जारी रख सकें।
बड़ी संख्या की माइग्रेशन के पीछे सिर्फ भोजन ही वजह नहीं होती। केन्या के मैदानी इलाकों में सदर्न कार्माइन बी ईटर्स ब्रीडिंग के लिए दक्षिण की ओर माइग्रेट करने की तैयारी कर रही हैं। ये सर्दियों के महीने में केन्या में रहती हैं और अपने मुश्किल सफर की तैयारी के लिए जितने ज्यादा हो सके उतने कीड़े मकोड़े खाती हैं। यहाँ सब कुछ मौजूद है और इनके लिए इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना जरूरी है। ताजी हरी घास की तलाश में शाकाहारी जीवों के बड़े बड़े झुंड मैदानी इलाकों में घूमते हैं। जब वो चलते हैं तो घास में छिपे हुए कीड़े बाहर निकल आते हैं। कार्माइन्स इसी का इंतजार करती हैं। अपने शानदार रंगों के साथ वो एक्रोबैटिक्स का प्रदर्शन करती हैं। कार्माइन्स इंसेक्ट्स और ग्रास हॉपर्स का पीछा करके उन्हें पकड़ती हैं और फिर सुरक्षित जगह पर आकर बैठ जाती हैं। वॉर्टहॉग्स का परिवार उन्हें सफर करने में मदद कर रहा है। जैसे वॉर्टहॉग्स चल रहे हैं उससे भी घास में छिपे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं और पक्षियों को स्वादिष्ट भोजन मिलता है। लेकिन हर कोई अपने वॉर्टहॉग को शेयर नहीं करना चाहता। वॉर्टहॉग्स ऐसे अकेले जानवर नहीं हैं जो कार्माइन्स की भोजन खोजने में मदद करते हैं। ये सदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल्स भी समय समय पर काम आते हैं। हालांकि ये हमेशा मदद नहीं करते। अब कार्माइन्स के लिए दक्षिण की तरफ माइग्रेट करने का समय आ गया। ये लगभग 2000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेंगी। एक छोटे से पक्षी के लिए ये लंबा रास्ता है। ये दक्षिणी जाम्बिया की लुआंगवा वैली है। यहां विशाल लुआंगवा नदी है और अफ्रीका के सबसे बड़े जीव यहां रहते हैं। ये वैली कार्माइन बी ईटर्स की आखिरी मंजिल है। लुआंगवा नदी के किनारे पर बनी नरम रेतीली चट्टानें इस इलाके की खास चीजों में से एक हैं और ये हर साल हजारों की संख्या में पक्षियों को अपनी ओर खींचती हैं। सभी के आने के बाद मुकाबला शुरू हो गया। पूरा झुंड हवा में उड़ा। ये एक दौड़ है और सिर्फ सबसे तेज पक्षियों को ही घोंसलों की अच्छी जगह मिलेगी। विजेताओं का पता लगने के बाद अब खुदाई शुरू हो सकती है। कार्माइन बी ईटर्स खुदाई में बहुत माहिर होती हैं। वो 2 मीटर लंबी सुरंग खोद सकती हैं। लेकिन सुरंग बनाना एक थका देने वाला काम है। एक घूंट पानी और थोड़ा सा नहा लेने से बात बन जाती है। लेकिन पानी के नीचे खतरा हमेशा मौजूद रहता है। हालांकि फुर्तीली कार्माइन्स का कोई आसान शिकार नहीं है।
दीवार में इतने ज्यादा छेद हों तो अपना घोंसला ढूंढने में मुश्किल आ सकती है। हाँ, ये सही लगता है। इतने छोटे पक्षी के लिए, जिसका वजन लगभग 2 ग्राम है, हर जगह खतरा है। युवा चूजे और अंडे भूखे बबून्स के निशाने पर होते हैं। लेकिन आज यहां इसके लिए कुछ नहीं है। फिश ईगल आमतौर पर नदी में शिकार करती हैं। लेकिन यह शक्तिशाली पक्षी भी कामाइन्स को अपना भोजन बना लेता है। लुएंगवा वैली में बारिश आ गई, लेकिन पक्षियों को गए हुए तो बहुत समय हो गया। हर बूंद के साथ नदी में पानी बढ़ता है और वो रेतीली चट्टानों को निगल जाती है। नदी किनारों को अगले साल की कामाइन ब्रीडिंग के लिए तैयार करेगी। ये जीव इस तरह की खतरनाक यात्रा कैसे करते हैं, इसके रहस्यों को अभी भी पूरी तरह से नहीं समझा गया। लेकिन हर नई पीढ़ी उस प्राचीन रस्म को जारी रखते हुए आगे बढ़ रही है जिसका जवाब कोई नहीं जानता। ये ऐसे जीव हैं जो लगातार चलने और आगे बढ़ने के सच से जुड़े हैं।